नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड दौरे पर पहुंच चुके हैं, जहां जौली ग्राउंड एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। सीएम धामी ने बुके देकर स्वागत किया, जहां से रक्षा मंत्री वायुसेना के हेलीकॉप्टर से देहरादून के लिए रवाना हो गए। उत्तराखंड बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरिद्वार नगर से विधायक मदन कौशिक की संपत्ति की सीबीआई जांच की मांग अखाड़ों के संतों ने की है। संतों ने अखाड़ों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अखाड़े की संपत्ति को खुर्द बुर्द करने का आरोप मदन कौशिक पर लगाया है। साथ ही संतों ने मदन कौशिक के अरबों रुपए की संपत्ति अर्जित करने की लिस्ट भी जो पत्र लिखा है और हरिद्वार के विधायक और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। पहली बात तो यह है कि भाजपा को उन आरोपों की पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। अगर वो स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हैं, अगर वो आरोप सही हैं, तो सरकार को उसमें जांच करानी चाहिए और मदन कौशिक के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए कि उतना बड़ा अखाड़ा, उदासीन पंचायती अखाड़ा आरोप लगा रहा है और वो कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन कब जा रहे हैं। तमाम पंचायतों को जो अखाड़ों की ज़मीन है उनको खुर्द-बुर्द करने का काम करे। छोटा आरोप नहीं है और मदन कौशिक कोई छोटे व्यक्ति नहीं है, भाजपा के वरिष्ठ व्यक्ति हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं और प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं। तो इसमें तो भाजपा को बोलना चाहिए, मुख्यमंत्री को कहना चाहिए या मदन कौशिक को सामने आना चाहिए कि जो आरोप लगाए वो सही हैं या गलत है। ये स्पष्टीकरण मदन कौशिक को देना चाहिए। तथ्यहीन आरोपों का मैं कोई जवाब नहीं देता हूं और हमारे अगर ऐसा है तो पूरा रुड़की हरिद्वार के तो कांग्रेस बची नहीं आज की तारीख में और अभी 2-3 महीनों के अंदर और बड़ा चमत्कार आपको सुनाई देगा। इसलिए कांग्रेस अपने आंतरिक विषयों को समझे, हमारे विषयों पर ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मदन कौशिक की संपत्ति की जानकारी देने वाली लिस्ट से विधायक कई सवालों के घेरे में आ गए हैं। अब देखना होगा क्या भारत सरकार संतों की मांग पर सीबीआई जांच करेगी और क्या खुद मदन कौशिक खुलकर अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब देंगे। अभय केतुराज, इंडिया वॉइस, देहरादून। ऑनलाइन गेमिंग ऐप इन दिनों काफी चर्चाओं में है, क्योंकि इन दिनों कुछ सामाजिक तत्व युवाओं को टारगेट कर धर्मांतरण के मंसूबे को पूरा करने की जुगत में जुटे हुए हैं। आपको बता दें, इससे पहले भी मोबाइल गेमिंग ऐप बच्चों के ब्रेन वॉश और उन्हें अपराध की ओर प्रेरित करने के लिए काफी चर्चा में रहा था और इससे जुड़े तमाम मामले सामने आए थे। वहीं एक बार फिर से युवाओं का ब्रेन वॉश और धर्मांतरण का जरिया बनता जा रहा है, जो कि आने वाले समय में सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वहीं इस पर सीएम धामी ने कहा कि ये एक सोची समझी साजिश है और सरकार इस पर सख्ती से काम करेगी।
सीधे आपको लिए चलते हैं देहरादून, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। इतना ही कहना चाहता हूं कि 2014 से पहले और 2014 के बाद के भारत पर बहुत बड़ा फर्क है। देश अब अभूतपूर्व पैमाने और गति से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि नया भारत बड़ा सोचता है, उच्च लक्ष्य रखता है और बड़े सपने देखता है। 2014 से पूर्व देश के विकास का इंजन अत्यंत धीमी गति से चल रहा था, परंतु डबल इंजन की सरकार आने के बाद यह इंजन आज हर क्षेत्र में तेजी से सरपट रूप से आगे दौड़ रहा है। 2014 से पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं बीमार थी, लेकिन आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाओं का जिस तरह से विस्तार हुआ है, वह विपक्ष के राज में कभी संभव नहीं था। 2014 से पहले सड़कों की खस्ता हालत किसी से छिपी हुई नहीं है, लेकिन आज देश में प्रतिदिन 38 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हो रहा है। 2014 से पहले वैक्सीन लगाने के लिए दर दर भटकना पड़ता था, लेकिन आज मिशन इंद्रधनुष योजना के तहत बच्चों को जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए वैक्सीन लगाई जा रही है। 2014 से पहले सांस्कृतिक वैभव पर हर तरह का प्रहार किया जाता था, लेकिन आज देश का सांस्कृतिक वैभव पुनः वापस लौट रहा है। 2014 से पहले भारत पिछलग्गू राष्ट्र की श्रेणी में पहुंच गया था, लेकिन आज भारत विश्व का एक अग्रणी राष्ट्र बन चुका है। यह सब बीते 9 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही संभव हो पाया है। यदि 9 वर्षों के कार्यकाल के अभूतपूर्व कार्यों की मैं विस्तार से अगर इसकी चर्चा करूंगा तो काफी समय कम पड़ जाएगा। हम सब लोग आदरणीय राजनाथ सिंह जी को सुनना चाहते हैं, इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूं कि योजनाओं को जन जन तक पहुंचाइए। हर वर्ग को इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं, इसे भी आप सबके माध्यम से निश्चित रूप से सुनिश्चित करना चाहिए। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा पाकर उनके ही मार्गदर्शन में उत्तराखंड में ही विकास के एक नए युग का सूत्रपात हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हमें दिखाए गए इस विश्वास को हम अवश्य ही साकार करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। इसके लिए हमारी सरकार निरंतर पूर्ण मनोयोग के साथ कार्य कर रही है। हमने ऐसे कई मुद्दों का पिछले 1 वर्षों में निस्तारण किया है जिन्हें पहले की सरकारों ने दरकिनार किया था। हमारी सरकारों द्वारा अंत्योदय को 3 गैस सिलेंडर देने हो, या प्रदेश की महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था को लागू करना हो, समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करना हो, या जबरन धर्मांतरण पर रोक के लिए कानून बनाना हो, लैंड जिहाद लव जिहाद को रोकने के लिए उठाए गए कदम हो, या देश का सबसे कड़ा नकल कानून बनाना हो, आंदोलनकारियों को आरक्षण देना हो, या फिर हाल ही में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए उठाए गए कदम हो। हमने इन सभी महत्वपूर्ण कार्यों को धरातल पर उतारने का प्रयास किया है। आज प्रदेश के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने और राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अनेकों कार्य किए जा रहे हैं। प्रदेश में कनेक्टिविटी को सुधारा जा रहा है, उद्योगों के विकास पर बल दिया जा रहा है, भविष्य की आवश्यकताओं को केंद्र में रखकर नीतियां बनाई जा रही हैं। हमारे शहर अब तेजी से आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बन रहे हैं। इसी को दृष्टिगत रखते हुए हम निरंतर अपने शहरों को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। इस वर्ष उत्तराखंड में स्थायी निकाय के चुनाव भी होने, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी के सहयोग से, आप सबकी शुभकामनाओं से इन चुनावों में हमेशा की तरह आप अपना संपूर्ण योगदान भी सुनिश्चित करेंगे। मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की यह टीम 2024 के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। वर्तमान में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर हमारे सांसद हैं। 2024 के चुनाव में हमारा संकल्प इन सभी 5 सीटों पर विजय प्राप्त करना ही नहीं, बल्कि सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए नए इतिहास रचना करना भी हमारा लक्ष्य है। हम केंद्रीय नेतृत्व को, आदरणीय राजनाथ सिंह जी को यह विश्वास दिलाते हैं कि चुनाव में देवभूमि की जनता के आशीर्वाद से हम सभी सीटों पर शानदार विजय प्राप्त करेंगे और देश में पुनः भाजपा की सरकार बनेगी। हम सबके प्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। हमें 2024 के ईड़ पूर्ण अभियान में पूर्ण मनोयोग के साथ अभी से जुटना है। भाइयों बहनों, 22 वर्ष का युवा उत्तराखंड अब एक नए जोश और एक नई उमंग के साथ निरंतर आगे बढ़ रहा है। हम सभी कार्यकर्ताओं को, सभी प्रबुद्धजनों को, सभी पूर्व सैनिकों को इस सम्मेलन से गांव, गरीब, किसान, दलित, पीड़ित, वंचित, शोषित, जनजाति, युवा एवं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य करने का संकल्प लेकर यहां से वापस जाना है। हमें आज इस प्रबुद्धजन सम्मेलन द्वारा
यह विकल्प रहित संकल्प लेना है कि हम बाबा केदार की धरती से आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कहे गए कथन 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसको चरितार्थ करने के लिए हम सभी को प्रयास करना होगा और केंद्र और राज्य की सरकारों का योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति तक जब तक नहीं पहुंच जाता तब तक हम लोगों को, हम सभी को लगातार प्रयास करना होगा, चैन से नहीं बैठना होगा। अंत में मैं एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद करते हुए और आप सबकी तरफ से आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का देवभूमि में स्वागत करता हूं और आप सभी को पर्वतजन सम्मेलन के इस आयोजन के लिए अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। और जिस विस्तृत तरीके से आपने उत्तराखंड की सरकार की उपलब्धियों के बारे में बात की है, इसके लिए हम आपके आभारी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जिस तीव्र गति से उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है, इसमें हमें विश्वास है कि आने वाला समय निश्चित ही हमारे उत्तराखंड का होगा। आज मैं एक बात अपने संभ्रांत देहरादून के नागरिकों की ओर से कहना चाहता हूं कि यदि राजनाथ सिंह जी को लौह पुरुष की भी अगर आज हम संज्ञा दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि हम सबको गर्व है, हमें नाज है और हमें ये बात हम आपसे कहना चाहते हैं कि आपके नेतृत्व में हम सब बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। मेरा निवेदन कि आदरणीय राजनाथ सिंह जी हम सबके बीच अपना उद्बोधन रखेंगे और हमारा मार्गदर्शन करेंगे। धन्यवाद। वाह, देखिए मुझे चढ़ा दिया इन्होंने। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान महेंद्र भट्ट जी और यहां के बहुत ही डायनेमिक प्रोएक्टिव चीफ मिनिस्टर श्री पुष्कर सिंह जी धामी और हमारे उत्तराखंड के पूरी लगन, ईमानदारी के साथ, सक्रियता के साथ जिन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में अपना दायित्व निभाया है, ऐसे श्रीमान त्रिवेंद्र सिंह जी रावत, श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह जी सांसद, हमारे राज्यसभा के सांसद श्रीमान नरेश बंसल जी जिन्होंने बहुत लंबे समय तक संगठन के दायित्व को निभाया है, और श्री आदित्य कोठारी जी, श्री अनिल जी गोयल, श्रीमान विजय धस्माना जी, श्रीमती बसंती बिष्ट, श्रीमान सिद्धांत अग्रवाल जी और मेजर जनरल आनंद सिंह जी रावत, सभागार में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों। अभी इस कार्यक्रम के पहले अमर उजाला का एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम को संबोधित करने के बाद आप सबके बीच में यहां पर मौजूद हूं। उत्तराखंड के साथ मेरा बहुत ही अटूट रिश्ता है और ये मुझे ही सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि यूनाइटेड उत्तर प्रदेश का मैं अंतिम चीफ मिनिस्टर रहा हूं। केवल 10 दिन के लिए, और डिवाइडेड उत्तर प्रदेश, जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना तो उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री रहा हूं। जब कभी भी उत्तराखंड में मेरा कोई कार्यक्रम लगता है, आज भी भले ही उत्तराखंड राज्य अलग बन गया हो, लेकिन मुझे महसूस होता है कि मैं और कहीं नहीं जा रहा हूं, अपने घर जा रहा हूं, अपने लोगों के बीच जा रहा हूं। जहां तक उत्तराखंड का प्रश्न है, यह देवभूमि के रूप में जानी जाती है, वीर भूमि के रूप में जानी जाती है, शौर्य भूमि के रूप में जानी जाती है और सैन्य भूमि के रूप में भी यह जानी जाती है। वीर चंद्र सिंह जी गढ़वाली यह धरती है। मैं समझता हूं कि प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा भी वीर चंद्र सिंह जी गढ़वाली की कृतियों से अच्छी तरह परिचित होगा।
और मुझे यह भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि जब पुष्कर सिंह जी धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हुए थे तो उस समय एक सैन्य धाम का शिलान्यास करने का भी मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। लेकिन जब कभी भी मैं यहां आता हूं तो मुझे एक दर्द होता है। दर्द यह होता है कि जब रक्षा मंत्री के रूप में मैंने अपना दायित्व संभाला था तो आर्मी चीफ के रूप में जनरल बिपिन रावत मेरे साथ काम कर रहे थे। मैंने बहुत नजदीक से देखा है क्या डायनेमिज्म था, व्यक्तित्व में कैसी गतिशीलता थी। मुझे याद नहीं है कि कोई बात मैंने कही होगी, उन्होंने किसी चीज के लिए समय मांगा होगा, बोला यस सर। मुझे याद है कि जिस दिन मैंने ओथ ली थी मंत्री पद की, रक्षा मंत्री का दायित्व मिला था, तो मैंने नेक्स्ट डे उनको टेलीफोन किया कि रावत जी ऐसा है कि मैं सबसे पहले मैं सियाचिन जाना चाहता हूं, सबसे जो ऊंची जगह है, और वहां के नौजवानों से मिलना चाहता हूं। तो उन्होंने पूछा कि सर आज चलना चाहते हैं कि कल? मैंने कहा कल चलूंगा, पूरी तैयारी है। तो यहां जब भी आता हूं तो स्वाभाविक रूप से मुझे याद आती है। और उत्तराखंड राज्य बनने के बाद हमारे जितने भी मुख्यमंत्री हैं, मैं खंडूरी जी की भी याद करना चाहता हूं, निशंक जी की भी, हमारे भगत सिंह जी कोश्यारी जी, हमारे त्रिवेंद्र सिंह जी रावत, सबने कुछ न कुछ बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पहले मुख्यमंत्री तो स्वामी जी थे, यहां के हुए थे नित्यानंद जी, सबने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन केंद्र में हमारी सरकार बन जाने के बाद सचमुच उत्तराखंड के विकास में जो अनुकूलता पैदा होनी चाहिए वो अनुकूलता पैदा हुई है, और बहुत तेजी से उत्तराखंड का भी विकास हो रहा है। मैं सूची देख रहा था कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो उत्तराखंड के जो 9 महत्वाकांक्षी परियोजनाएं दी हैं, मैं ईमानदारी से बतलाऊं कि मुझे भी इन सब सारी परियोजनाओं की जानकारी नहीं थी। केदारनाथ बद्रीधाम में 1300 करोड़ रुपया, गौरीकुंड केदारनाथ, गोविंद घाट, हेमकुंड रोपवे 2,500 करोड़ रुपया, हुमायूं के पौराणिक मंदिरों के भव्य निर्माण के लिए मानस मंदिर माला मिशन के लिए पूरे राज्य में होम स्टे को बढ़ावा, राज्य में 4000 से अधिक होम स्टे पंजीकृत, टूरिज्म की दृष्टि से ऋषिकेश हरिद्वार एडवेंचर टूरिज्म, टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन, उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, 2000 करोड़ रुपए की टिहरी झील विकास परियोजना। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता इतने अल्प समय में इतनी सारी परियोजनाओं की स्वीकृति करना, और सारी योजनाओं पर या तो तेजी से काम चल रहा है या कुछ परियोजनाएं पूरी हो गई हैं। अब ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का भी काम चल रहा है, ये मुझे बतलाया गया है। टनकपुर बागेश्वर रेलवे लाइन का भी काम शुरू हो गया, ये भी बतलाया गया है। दर्जन भर ऐसी परियोजनाएं, कितनी परियोजनाओं का मैं नाम लूं। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर भाजपा सरकारों का कितना बड़ा फोकस रहा है, ये आप सबको अच्छी तरह मालूम है। और 2014 में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि उत्तराखंड के प्रति हमारी सरकार का दृष्टिकोण क्या है। हमारी प्रायोरिटीज में उत्तराखंड छोटा राज्य है लेकिन टॉप पर है। आप ये कहेंगे कैसे? पहले जो रेल के कामकाज के लिए रेल का बजट यहां 200 करोड़ हुआ करता था, आपको जानकर खुशी होगी कि आज रेल का बजट उत्तराखंड के लिए 5000 करोड़ रुपए हो गया। यह कोई छोटी बात नहीं है। पूरी दुनिया का भारत के लोगों के प्रति आकर्षण बढ़ा है, इस सच्चाई को तो कोई नकार नहीं सकता। उत्तराखंड के रहने वाले लोग जो दुनिया के दूसरे देशों में हैं, उन्हें निश्चित रूप से यह महसूस
होता होगा कि आज के 1 दशक 1.5 दशक पहले भारत के बारे में जो अंतर्राष्ट्रीय जगत में धारणा थी, वह धारणा आज पूरी तरह से 180 डिग्री बदल गई है। भारत का स्ट्रेचर, भारत का कद दुनिया में बढ़ा है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जितनी गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था। ठीक है, भारत बोल रहा है, भारत कमजोर देश है, होगी बहुत, पॉपुलेशन बहुत अधिक, एरिया बड़ी होगी, लेकिन बहनों भाइयों, सचमुच हम लोगों का सीना चौड़ा होता है यह देखकर यहां पहले की भारत की बातों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जिस गंभीरता से लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था, लेकिन आज यदि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है तो सारी दुनिया पूरा कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत अंतर्राष्ट्रीय जगत में बनी है। करते हैं अगली खबरों का। उत्तराखंड में तीसरी बार G20 की बैठक होने जा रही है, जिसको लेकर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि नरेंद्रनगर में पहले ही एक बैठक हो चुकी है और इस बैठक के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया गया था, जो तीसरी बैठक के लिए काम आ रहा है। मंत्री ने बताया कि इस बार त्रिवेणी घाट पर गंगा आरती आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभागों को 20 जून तक का अल्टीमेटम दिया गया है। साथ ही प्रेमचंद अग्रवाल ने सीएम और पीएम का धन्यवाद अदा किया है। फिर उत्तराखंड में पहली बार G20 बैठक आयोजन करने का मौका मिला है। देखिए, वैसे तो आप जानते हैं कि इससे पहले भी एक बैठक हुई है ऋषिकेश में, यानी नरेंद्रनगर में, और अभी तक 2 बैठकें हो चुकी है, रामनगर और ऋषिकेश में। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले हमने डेवलप किया था वो स्थायी तौर पे किया था, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा उसकी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन एक ऐड इसमें ये हुआ कि त्रिवेणी घाट में गंगा आरती होनी है, उसको लेके पूरी तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, हमारा विभाग काम कर रहा है। और जितने भी एयरपोर्ट से लेकर वेस्टिन तक और वेस्टिन से लेकर त्रिवेणी घाट तक तमाम व्यवस्थाएं, चाहे वो PWD को लेके होंगी, सिंचाई को लेके होंगी, हमारे विभाग की तरफ से होंगी या बिजली विभाग की तरफ से, सभी कंप्लीट लगभग हो गई है। 20 तारीख का उनको हमने टाइम दिया है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस तरह से 2 सफल बैठकें अभी तक हुई है, तीसरी बैठक भी सफल होगी। और इसके लिए विशेष धन्यवाद अपने माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहा हूँ, क्योंकि देश भर में हर राज्य में इस प्रकार की बैठकें जरूर हो रही होंगी, लेकिन हमारे 3 बैठकें हुई हैं, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि उन्होंने हमारे यहाँ ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट पे आरती का जो एक मौका दिया है। ये चूंकि आरती अब बहुत भव्य दिव्य आरती हो रही है, आपको याद होगा इससे पहले जब मैं विधानसभा अध्यक्ष था, CPI की बैठक हुई थी, तमाम हमारे लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, तमाम लोगों ने आरती की थी और उसकी भव्यता देख के फिर आज पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत के लोग वहां आएंगे। मैं सभी का स्वागत। और फिलहाल देवभूमि समाचार में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।